हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी 2020 में जिन्होंने डीएसपी का पद प्राप्त किया है, रोशनी कुर्मी जी हैं। उनकी कॉपी को देखेंगे। ये पॉलिटी की कॉपी है, पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, 3 मार्कर देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता क्या है? संविधान में वर्णित तत्व जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अनुसार कार्य करना संवैधानिक नैतिकता है। ठीक है, तो इसमें इन्हें बताया भैया शब्द सीमा बढ़ाना है। जैसे 3 लाइन दिया हुआ है तो 3 लाइन में पूरा कंप्लीट करना है। संविधान की आत्मा के अनुसार संस्थानों की जीवंतता बनाए रखना जो है ये संविधान की नैतिकता है। पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 20 अगस्त 1936 को हुआ था। पूना जेल में हुआ था। ठीक ना। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य यह हुआ था। उद्देश्य क्या था? दलितों की पृथक निर्वाचन निरस्त करना तथा केंद्रीय प्रांत विधानसभा में आरक्षण। तो ये जो इसका 20 अगस्त 1936 है, यह गलत है। सही तथ्य है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ठीक है ना, 1932 में हुआ था, इसलिए इन्हें यह लिखा भी है ना गलत तथ्य। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत बताइए। तो 1948 में पारित संयुक्त राष्ट्र का विलय बिल ऑफ राइट, ठीक ना, इंग्लिश लिख दिया है। मानवाधिकार बिल ऑफ राइट, ठीक ना, 1948 पारित संयुक्त राष्ट्र का बिल ऑफ राइट। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत बताइए। तो यह क्या है? अमेरिकी संविधान से है, संयुक्त राष्ट्र के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मूल अधिकार 1789 से। ठीक है। अन्य 1932 में 1932 35 अक्टूबर वो इसका शायद। चलिए ठीक है। न्यायिक अतिसक्रियता देखते हैं। न्यायपालिका द्वारा समाज में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर भूमिका लेना, विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना, सरकार नियमों में थोड़ा सा ये समझ में कम आ रहा है तो थोड़ा आप लोग देखेंगे। समनियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। शक्तियों के पृथक्करण, शक्ति लिखा है, सॉरी, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन दिया हुआ है। ऑडिट दिवस इन्होंने छोड़ रखा है इसको। तो यह भी आप समझ रखें, समझें कि जैसे 3 मार्कर जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो गलत आप नहीं लिखें, नहीं तो इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा आगे वाले आंसर के नंबरिंग में। जैसे पिछले आंसर में अगर आप गलत कुछ भी फेंक देंगे ना तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऐसे ही सोचा जाएगा, फेंका हुआ है तो आपका काट देंगे और 0 नंबर आपको मिलेगा। तो जो आपसे बनता है वही बस लिखें। ठीक है ना। धर्म में अनिवार्यता का सिद्धांत। कोई प्रथा किसी धर्म की अनिवार्य प्रैक्टिस है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट निर्धारित उदाहरण हिसाब मुस्लिम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है, अतः उसे सरकारी संस्थाओं में प्रतिबंधित किया। ठीक है। 1954 में सिरूर मठ मामले में प्रतिपादित अवधारणा है ये। ठीक है ना, धर्म में अनिवार्यता का सिद्धांत जो है। सोशल मीडिया क्या है? इंटरमीडिया जिसमें लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आपस में जुड़कर अपने विचार फोड़ ऑडियो आदि शेयर करते हैं। उदाहरण ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है ना, क्या है? सोशल मीडिया है। विदेशी योगदान, यह ऊपर वाले में इन्होंने बताया भी है कि आईटी पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे। तो विदेशी आगमन क्या है? विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010। ठीक है। विदेशों से आने वाले धन को विनियमित करने, एनजीओ को प्राप्त होने वाली फंडिंग की जांच करना तथा देश में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका कार्य है। ठीक है।
तो यह भी ध्यान रखें कि आपको 3 मार्कर में 3 पॉइंट लिखना है, जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे आपके तथ्य सही हैं तो। ठीक है। ग्राम सभा क्या है? पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 243A, जिसमें ग्राम के मतदाता सूची में निर्दिष्ट सभी मतदाताओं द्वारा निर्मित सभा प्रधान सरपंच, मतदाताओं द्वारा निर्मित सभा प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है ग्राम सभा का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा इन्होंने सुधारने के लिए कहा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके 80 नंबर हैं, अच्छे नंबर स्कोर माने जाते हैं जो कि। ठीक है। सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम क्यों कहा है? देश में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था ही लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करती है तथा औपनिवेशिक प्रशासन भी निचले स्तर तक मौजूद था, जिसने निचले स्तर पर कार्य किया। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम कहा, इसलिए क्योंकि देश में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था ही लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करती है। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, इसे ध्यान रखें, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था ही लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करती है तथा औपनिवेशिक प्रशासन भी निचले स्तर तक मौजूद था, जिसने निचले स्तर पर कार्य किया, इसलिए स्टील फ्रेम कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम कहा जाता है। यथा राजा यथा तथा प्रजा, कौटिल्य का कथन प्रजा का व्यवहार राजा पर निर्भर, जैसे देश के प्रधानमंत्री, क्या लिखा हुआ है, द्वारा सभी धर्मों का सम्मान, तो सम्मान देश के नागरिकों में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा, समस्त देश के नागरिकों में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। यथा राजा यथा प्रजा, यह किसका कथन है? कौटिल्य का। राम राज्य की संकल्पना किसने दी थी? महात्मा गांधी। विकेंद्रीकृत राज्य प्रशासन शासन नीचे से ऊपर की ओर, राज्य की न्यूनतम भूमिका नियंत्रण, व्यक्ति का नैतिक विकास उच्च अतः अल्प नियंत्रण, व्यक्ति का नैतिक विकास उच्च अतः अल्प नियंत्रण। अधिकारी और प्रतिकारी में अंतर इन्होंने छोड़ रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यय योजन। पद सोपान व्यवस्था में उच्च अधिकारी द्वारा अपनी सत्ता व कार्य निचले स्तर को हस्तांतरित करना क्या होगा? प्रत्यय योजन है। इसके लाभ क्या होंगे? कार्य बोझ कम करना, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति, समय में लक्ष्य पूर्ति करना इसका उद्देश्य होता है। नियंत्रण के क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? ग्रिम्युनास ध्यान का क्षेत्र। नियंत्रण से तात्पर्य क्या है? ध्यान का क्षेत्र। संगत में एक अधिकारी के अंतर्गत आने वाले संगठन में एक अधिकारी के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थों को, सॉरी ये गलत काटा हुआ है इन्होंने। ठीक है ना, ये आप देखेंगे काटा हुआ है, हालांकि 2 नंबर दिए हुए काट के कैसे? अच्छा, चेकर ने काट दिया था, फिर सही आंसर किया। ध्यान का क्षेत्र संगठन में एक अधिकारी के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थों को उसका नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं, जिन पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व लिखिए। 5 मार्कर आ चुके हैं। ठीक है ना, 5 मार्कर देखेंगे। देखिए ये जो है ना, आप बनाएंगे ना ऐसे, क्या फ्लो चार्ट ऐसे आप बनाएंगे ना, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना, तो फ्लो चार्ट बनाना मतलब अनिवार्य है और देखने में भी अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, जिससे आपको अच्छे नंबर मेंस पेपर में मिलते हैं। संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व क्या हैं? केशवानंद भारती मामला 1973 का है, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो संविधान का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन, मिनर्वा मिल्स मामला 1930 में। ठीक है ना, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली,
इसके मूल ढांचे के प्रमुख तत्व क्या हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, शक्ति का पृथक्करण, संघीय शासन प्रणाली जो है। और इधर साइड ये सभी के बारे में दिया हुआ, जैसे निष्पक्ष चुनाव प्रणाली इंदिरा गांधी वाद 1973 में दिया गया था, ठीक है ना। कल्याणकारी राज्य SP गुप्ता वाद में दिया गया था। सर बोम्बई वाद में निरपेक्षता दिया गया था। शक्ति का पृथक्करण केशवानंद मामले में दिया गया था, ठीक है ना। शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। विशेषताएं क्या होंगे? सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था, नॉर्मन और नामित और वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति एंड PM, ठीक है ना। नियंत्रण और समन्वय, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित है। निरंकुशता के प्रतिषेध, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय, ठीक है ना। नियंत्रण स्थगन, शून्यकाल, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि से होता है नियंत्रण, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 एवं अनुच्छेद 26 में अंतर लिखिए। देखिए अनुच्छेद से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि PYQ जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको देखें मेंस के, वह सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी तरह क्वेश्चन आते हैं एकदम, ठीक। अनुच्छेद 25 में देखते हैं, धर्म का आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। निर्बंधन, प्रवसन, जबरन धर्म परिवर्तन अपराध है, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 में दिया हुआ। अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ? धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक संस्थाओं के में गैर धार्मिक मामलों का सरकार द्वारा विनियमन। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल का महत्व देखेंगे, ठीक है ना। विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व एवं संगठित राजनीतिक जागरूकता, सरकार की नीतियों के प्रति नेतृत्व, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने, समाज लोगों के मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष के रूप में सरकार की निरंकुशता का प्रतिषेध करते हैं, सरकार का निर्माण कर शासन का संचालन करते हैं, जन कल्याणकारी तथा राजनीतिक घोषणा पत्र में इनका योगदान होता है। राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है। भारत में गैर सरकारी संगठनों की संवैधानिक प्रावधान लिखिए। अनुच्छेद 19 से संगम या संघ बनाने का अधिकार, गैर सरकारी संगठनों के संवैधानिक प्रावधान लिखिए। अनुच्छेद 19(1) में दिया हुआ शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। अनुच्छेद 47 में दिया हुआ संघ या सहकारी सोसाइटी राज्य के नीति निषेधक तत्व। यह क्वेश्चन आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, फिर से थोड़ा सा आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, जैसे देखकर। केंद्रीय सहायता आयोग, इस तरह स्ट्रक्चर आप लोग बना के रख लेंगे ना सभी क्वेश्चनों का, तो आपको पेपर में फ्रेमिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो यह है, आप लोग याद रखें कि इस तरह के स्ट्रक्चर बना लें। केंद्रीय सहायता आयोग, CBC का गठन 11 फरवरी 1964 को में संस्थानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर उद्देश्य भ्रष्टाचार संविधि मामलों की जांच करना, ठीक है ना। संरचना, एक अध्यक्ष, अधिकतम 2 सदस्य। केंद्रीय क्षेत्राधिकार, केंद्रीय सेवाएं, AIC, पब्लिक कंसल बैंक, पब्लिक कसेम्ट बैंक, थोड़ा देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। RBI, SIDBI, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है। कार्य क्या है? भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना तथा दोषियों पर कार्रवाई, दंड, सिफारिश आदि करना इसका कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। विदेशी नीति से संबंधित है। पंचशील सिद्धांत जो है विदेशी नीति से संबंधित है। अनाक्रमण, दूसरे शब्दों की
की दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना, सहयोग व समन्वय की भावना, एक दूसरे देश की भौगोलिक अखंडता का सम्मान करना, राज्यों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग की संस्कृति का निर्माण करना। क्या है? पंचशील सिद्धांत का सिद्धांत है ये। राम मनोहर लोहिया के जाति संबंधी विचार लिखिए। जाति व्यवस्था का तथा आर्थिक समानता का समन्वय के वे जुड़वा राक्षस हैं। समाज में स्त्रीकरण विखंड उत्पन्न किया है। ठीक है ना। जाति व्यवस्था जिसमें मुंह समझ में नहीं आ रहा। देखिए, लोग अस्पृश्य समझे जाते हैं। ठीक ना। अमानवीय, आर्थिक असमानता के बाद ही जातिगत असमानता दूर होगी। इतिहास चक्र की संकल्पना सामाजिक जाति व वर्ग के परस्पर संघर्ष का परिणाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्ता एवं शक्ति में अंतर लिखिए। सत्ता की परिभाषा इन्होंने लिखी हुई है। वह शक्ति जिसे व्यक्ति को दूसरे को आदेश देने की तथा स्वीकार करने की। स्रोत, पद प्राप्ति, प्रत्यायोजन हो सकता है। सोपान क्रम, ऊपर से नीचे। निर्भरता, पद रहने तक। सत्ता के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। सत्ता के साथ उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। ठीक है ना। शक्ति, वह क्षमता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार इच्छा में अपने अनुसार परिवर्तन करता है। बल चातुर भय ज्ञान नहीं हो सकता किसी भी काम में। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर उत्तरदायित्व नहीं होता है इसमें। शक्ति। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं लिखिए। समस्याएं क्या है? लोक प्रशासन रूढ़िवादिता, अकर्मण्यता, लाल फीताशाही, मिश्रित सोपान क्रम एंड नियमों की जटिलता, तकनीकी का कम प्रयोग, अदक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्ति रूपांतरण, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व पारदर्शिता का अभाव, समयबद्धता, लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति नहीं, वित्तीय संसाधनों का अभाव। तो ये फ्लो चार्ट आप जरूर याद रखें। ठीक है ना। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं जो है, तो आप लोग इसमें जरूर याद रखें। फ्लो चार्ट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने से थोड़ा आकर्षित लगता है। ये इन्होंने तो थोड़ा सिंपल बनाया है, आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। देखते हैं, ये है 11 मार्कर। ठीक है। भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। और में अथवा में क्या लिखा है? उद्देशिका में शामिल बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो उन्होंने दूसरा नंबर अथवा वाला किया है। उद्देशिका भारतीय संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करती है तथा संविधान का दर्शन एवं सार है। उद्देशिका के प्रमुख बिंदु एंड महत्व, संविधान का स्रोत, संविधान के उद्देश्य, ऐतिहासिक, भारत की प्रकृति। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात संविधान को समस्त भारतवासियों के द्वारा स्वीकृत प्राप्त है। संविधान के उद्देश्य को निर्धारित करती है। उद्देश्य का स्वतंत्रता, समानता, न्याय। स्वतंत्रता में के विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता क्या है? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है ना। न्याय में आता है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति, संप्रभु राज, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु राज। आर्य देश अपने निर्णय लेने में अर्थात देश अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात जनता के द्वारा सरकारों का चयन होगा। समाजवादी, समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करना। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत में विविध धर्म संप्रदाय, राज शासन, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करने, सभी धर्मों का समान विकास। पंथ निरपेक्ष में। संविधान की ऐतिहासिकता क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मसात, अधिनियमित किया गया था। अतः बेरवाड़ी यूनियन 1960 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है, जो संविधान के
अर्थ निर्धारण में उपयोगी है। निष्कर्ष भी उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारियों को विशेषताएं लिखिए। मूल अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति को पूर्ण भौतिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। प्रावधान। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक संवैधानिक 35 तक यह दिया हुआ है, ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है ना। प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति कैसी है? कुछ अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं जो यह बताते हैं कि राज्य क्या नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 जैसे धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि आधार पर विभेद नहीं करेगा। कुछ सकारात्मक प्रकृति के हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 29 तक दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जारी है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है ना। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपराध में दोषी के विरुद्ध प्राण व दैहिक अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। राज्य के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाती है। ठीक है। मूल अधिकार जो होते हैं स्वप्रवर्तनीय है, उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं। युक्त निर्बंधन है। मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं है, कुछ निर्बंधन भी लागू किए हैं। अपवाद। प्रत्येक मूल अधिकार के अपवादों का वर्णन उन्हीं के अंतर्गत किया गया है, मूलभूत महत्व के हैं। 8 नंबर। कुछ केवल नागरिकों को और मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त, जैसे अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता। इस मूल अधिकार संविधान द्वारा रक्षित एवं प्रवृत्त है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में किए गए संशोधन सूचना के आयोग की स्वायत्तता और क्षमता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। इन्होंने अथवा किया हुआ है। ठीक है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन कब किया गया? 1993 में। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ क्या है? देखिए, ऐसे फ्लो चार्ट बना के ऐसे ये बना के देंगे ना तो आपका अच्छा प्रभाव बनेगा पेपर पर। ठीक है ना। तो शक्तियाँ देखते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। शासकीय निधि कार्यालयों से कोई भी दस्तावेज समन करने की शक्ति है। केंद्रीय या राज्य की जांच एजेंसी की सहायता लेना। ठीक है ना। पिछड़े वर्गों की चयन की सूची बनाना, की गई सिफारिशों को लागू न करने पर कारण जानने की शक्ति, संबंधित मामलों में सलाहकारी शक्ति है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की चयन कर सूची बनाना, पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना, जिन समुदायों का विकास हो चुका है उन्हें पिछड़े वर्ग से समाप्त करना, नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ विकासात्मक कार्यों में भागीदारी बढ़ाना। सिफारिशें देखते हैं इसकी। राज्यों केंद्र के लिए पिछड़े वर्ग संबंधी योजनाएं नीतियों के संबंध में सलाह देना। अधिनियम जिससे पिछड़े वर्गों के हित प्रभावित होते हैं उनका अध्ययन करना तथा सलाह देना। इस प्रकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इस तरह आप निष्कर्ष आप दे देंगे। ठीक है ना। पहले थोड़ा सा प्रस्तावना लिखेंगे शुरू में और निष्कर्ष देंगे लास्ट में। यह आवश्यक है देने जिससे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक समाज सुधार के साथ साथ राजनीतिक अर्थशास्त्री विधिवेत्ता थे, जिन्होंने अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अनुभवों से समाज में सुधार करने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुधारक के रूप में दलित वर्ग के उत्थान सदैव कार्यरत। उन्होंने आहूत समझे
उन्होंने अछूत समझे जाने वाले कार्यों को न करने को कहा। नारा शिक्षित हो, संभावित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अछूतों के लिए उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ठीक है। जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया था। जाति प्रथा का विरोध, आजीवन जाति प्रथा को समाज में बांटने वाला तथा विभेद करने वाली व्यवस्था मनुष्य में विभेद करती है। वर्ण व्यवस्था का विरोध, कुछ वर्गों का प्रभुत्व, अन्य का शोषण होता है, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। नारी उत्थान के समय समर्थन, नारी उत्थान का समर्थन किया था। संस्थाओं का गठन क्या लिखा हुआ है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापित की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1936 में आंदोलन किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र सत्याग्रह 1918 में किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक सुधारक। संसदीय प्रणाली के समर्थन, पंचायत व्यवस्था में को समर्थन नहीं, क्योंकि वहाँ उच्च वर्ग का प्रभुत्व होगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार के समर्थक, समाज में समानता स्थापित करने के लिए नीति निषेध तत्वों को शामिल किया। अनुसूचित जाति के वर्गों को आरक्षण के समर्थक, ये फलतः आयोग का गठन किया। ठीक है ना, 1969 में। अतः डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा एक समाज सुधारक के रूप में योगदान रहा, तो साथ ही उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। निष्कर्ष बहुत अच्छा है, देखेंगे आप ये तो। ठीक ना, इस तरह आप निष्कर्ष बना के लिखेंगे, याद भी कर लेंगे ना। निष्कर्ष तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है निष्कर्ष। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास में विभिन्न चरणों को समझाइए। लोक प्रशासन की शुरुआत 18वीं सदी में फेडरलिस्ट नामक लेख से हुई। इसके पश्चात 1896 में वुडरो विल्सन ने इसकी व्यवस्था प्रयास से की, अतः इन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों को समझाइए। विकास के विभिन्न चरण। विकास के चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, वर्तमान। प्रथम 1886 से 1926 तक, द्वैतभाव का काल। लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में वुडरो विल्सन हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में की व्यवस्था। एल.डी. वाइट समर्थक। लोक प्रशासन तथ्य पर निर्भर, राजनीति मूल्यों पर निर्भर। सिद्धांतों का स्वर्णकाल 1927 से 36 तक। लोक प्रशासन के सिद्धांत मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत दिया था, सिद्धांत सेकंड में। ठीक ना, द्वितीय चरण चल रहा है। समर्थक थे लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल। लोक प्रशासन को विद्वान के रूप में स्थापित, विज्ञान के रूप में स्थापित किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चुनौतियों का काल, तृतीय काल। चुनौतियों का काल था। पूर्व में स्थापित सिद्धांतों को नकारा, अभी तक की उपलब्धियों को नकारा, जैसे अल्बर्ट साइमन स्नेचर देखेंगे थोड़ा सा है। प्रशासन की कहावतें कहा। पहचान संकट का युग कहा है। 1946 से 71 तक यह काल चला था। राजनीतिक प्रशासन, नए विकास को स्थापित किया। रिंग्स किस अर्ग रिस आदि ने इसको समर्थन किया था। अंतर विषयक दृष्टिकोण 1971 से 1939 में। लोक प्रशासन को विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से जोड़ा। वर्तमान युग 1989 से अब तक। नवीन लोक प्रशासन नवीन तत्वों का समावेश, जैसे ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी, 3E, PP, डिजिटलीकरण आदि। ठीक है ना, तो ये समाप्त होती है इनकी काफ़ी
है ना। पूरे 5 मार्कर भी हो गए, 3 मार्कर और 11 मार्कर भी हो गए। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।